ये कहानी एक ऐसे मासूम से डीमन की है जिसे मोहरा बनाकर उसके इकलौते परिवार की तरह डीमन क्वीन को उसके सामने ही हीरो पार्टी ने बेरहमी से मार दिया। अब हम देखेंगे जब एक मासूम डीमन अपनी मासूमियत छोड़ता है तब वो दुनिया में कैसे हाहाकार मचाता है। चलिए, इंट्रो तो बहुत हुआ। अगर आपको रिवेंज स्टोरी पसंद है तो ये आपके लिए है। ये उस वक्त की बात है जब इंसान और डीमन के बीच में शांति समझौता हुआ था। उस वक्त हीरो सोसाइटी आई थी डीमन के उनके पास सिग्नेचर लेने के लिए, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे छुरा भोंका और एक मासूम से डीमन को जहर दे दिया। फिर उसने डीमन क्वीन को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और उन्हें भी जहर दे दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर के सारे डीमोनिक एनर्जी सील सी हो गई। इधर डीमन क्वीन तड़पते हुए कह रही थी, मुझे लगा था इंसान भी शांति चाहते हैं, तो तुम लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तभी हीरो पार्टी का कैप्टन हंसते हुए कहता है, डीमन क्वीन तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो। तुमने यह सोच भी कैसे लिया इंसान और डीमन एक साथ रह सकते हैं इस दुनिया में। तुम सब बस तो हमारे लिए छोटे मोटे कीड़े हो। हम जब चाहे तुम सबको मसल कर खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर तो डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी डीमन एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर कर उसके ऊपर अटैक करती है। ये देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है, डीमन क्वीन तुम्हारे पंख तो कुतर गए हैं लेकिन फिर भी तुम उड़ना चाहती हो। तभी उसके सामने एक एल्फ आते हुए उसके सीने पर चाकू भोंक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने की। मुझे समझ में नहीं आता है तुम जैसे कीड़े मॉन्स्टर आखिरकार मर क्यों नहीं जाते हैं। मैंने तुम्हें मारने के लिए इतनी मुश्किल से ये पोजीशन खरीदा था, आखिरकार तुम कब मरने वाली हो। तुम्हारी सांस बार बार क्यों चल रही है। ये देखकर तो अब मुझे भी गुस्सा आने लगा है। फिर वो अपनी तलवार को खींचते हुए उसके ऊपर काफी सारी अटैक करने लगती है और बार बार चिल्लाते हुए कह रही थी, मर जाओ जल्दी से मर जाओ। ये देखकर तो हमारा मासूम सा डीमन बस अपनी आंखों से आंसू ही बहा रहा था। तभी पीछे से एक हीरो सोसाइटी का सोल्जर आते हुए कहता है, एल्फ तुम अगर ऐसा ही करती रही तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगी। मुझे तो लगता है इस डीमन क्वीन का फिजिकल बॉडी इमोर्टल है, हम इसे फिजिकल डैमेज देकर नहीं मार सकते हैं। तुम उसके बॉडी को देख ही सकती हो, वो बार बार हील करती जा रही है। ये देखकर तो उनका कैप्टन कहता है, ओह ये इमोर्टल है तो ठीक है। तुम हंटर्स तुम्हारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय हो गया है जब तुमने अपनी मस्ती नहीं की है, तो अब ये तुम्हारी बारी है। इसके साथ तुम जो चाहो सो कर सकते हो। अपने डार्कनेस को निकालो और इसे दिखाओ आखिरकार सचमुच का हेल क्या होता है। ये सब देखकर हमारा मासूम सा डीमन टेलीपैथी की मदद से डीमन क्वीन से कह रहा था, क्या मुझे आपको बचाने के लिए वहां पर जाना चाहिए। इधर सही बंदे बस डीमन क्वीन को बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से घूरे जा रहे थे। यह सब देखकर डीमन क्वीन जब अपनी आंखें खोलती है तो एक ही शब्द कहती है, एलेक्स एलेक्स जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनकर तो एलेक्स की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। तभी वो बंदे डीमन क्वीन को पूरी तरह से अपने चंगुल में जकड़ते हुए अपने चाकू की मदद से उसके दे कपड़े को फाड़ने लगता है और कहता है, आज तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। मुझे लगता है डीमन क्वीन भी दूसरी औरतों की तरह ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। ऊपर से इसके कपड़े तो और भी ज़्यादा कमाल के हैं। ज़रा इसके जिस्म को तो देखो, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता ये किसी इंसानी औरत से ज़रा से भी कम खूबसूरत होगी। ज़रा इसके जिस्म को तो देखो, इसके नीचे का बॉडी तो मुझे और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। फिर वो उसकी मुंडी को पकड़ कर उठाते हुए कहता है, डीमन क्वीन अपनी आंखों को खोल कर देखो, देखो हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। ये बोलकर बहुत सारे हाथ है डीमन क्वीन को छूने लगती है। इधर डीमन क्वीन काफ़ी ज़्यादा दर्द में तड़प रही थी और कह रही थी, मुझे मुझे जाने दो। और ये देखकर तो वो मासूम सा डीमन बस अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था और याद कर रहा था उस पल को जब पहली बार वो डीमन क्वीन से मिला था। इस वक्त बहुत सारे लोग उसे मार रहे थे। तभी वहाँ पर डीमन क्वीन आकर उसे बचा लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार से अपने महल में रखती है। ये सब देखकर तो अब उस मासूम से डीमन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भागते हुए सीधे एल्फ के ऊपर अपना फॉर्बिडन स्पेल का इस्तेमाल कर देता है। इधर एल्फ एक कमजोर से डीमन को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और कह रही थी, ये जैसा कीड़ा मेरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने चाकू को घुमाकर सीधे उससे गर्दन को ही काट देती है। ये देखकर तो अब डीमन क्वीन को भी रहने जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की तरह उस डीमन को पाला था। फिर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसका डेमोनिक एनर्जी चारों तरफ फैल रहा था। फिर वो बड़ी मुश्किल से उस एल्फ की तरफ अपने खंजर को फेंकती है, लेकिन तभी वहां पर हीरो सोसाइटी का कैप्टन आते हुए उसके हाथ को ही काट देता है
और कहता है लगता है इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। अब हम लोग इसे आसानी से ही डीमन सील में कैद कर सकते हैं। तो ठीक है, अब प्रोसेस स्टार्ट करो और इस डीमन क्वीन को हमेशा के लिए सील कर दो। इधर डीमन क्वीन अपने बच्चे से डीमन का कटा हुआ सर देखकर तो काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी और वो उसे छूने की भी कोशिश कर रही थी। तभी हीरो सोसाइटी का कैप्टन हंसते हुए कह रहा था, ओह लगता है मॉन्स्टर के अंदर भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन इस जैसे डीमन का मैं क्या करूं जिसने हजारों की तादाद में इतने सारे इंसानों को मारा। क्या उसके लिए इसके अंदर जरा सा भी दया आया? और ये एक छोटे से डीमन को मरा हुआ देखकर पैनिक कर रही है। मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ये एक डीमन क्वीन है जिसके पास कर जैसा ये इमोर्टल शरीर है। अब ये अनंत तक इसी तरह दर्द में तड़पती रहेगी और अपने बच्चे के लिए दुआ करती रहेगी। हम इसे तड़पाते रहेंगे। ये बोलकर वो अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है और जो जो उसे हंसते हुए कहता है, हमेशा के लिए इस दर्द में तड़पते रहो। इधर वो एल्फ वॉरियर अपने मन ही में सोच रही थी, आखिरकार उस कमजोर से डीमन ने मेरे साथ क्या किया? क्या वो बस मुझे धकेलना चाहता था? हाँ, उसकी तो बस उतनी औकात थी। फिर वो भागते हुए अपने कैप्टन के पास जाती है और कहती है, कैप्टन क्या हम डीमन क्वीन को सील करने का सेरेमनी स्टार्ट करें? हाँ, ये काम अब मैं प्ले स्टोर पे छोड़ता हूँ, तुम लोग जो चाहो अब करो। सेंसिट होता है कुछ सालों बाद वही एल्फ वॉरियर दूसरे हीरो सोसाइटी के मेंबर के साथ शादी कर कर अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रही थी और वो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। जब उसका बच्चा पेट में ही था तभी अचानक ही उसके साथ हलचल होती है और उस मासूम से डीमन का ब्लड पैरासाइट नाम का कर्ज एक्टिवेट होता है। तभी उस बच्चे के अंदर अचानक ही हलचल होने लगती है और वो बच्चा मर जाता है। फिर वो मासूम सा डीमन उसकी जगह ले लेता है और हमें बताता है ये हमारे डीमन क्लैन का भी सबसे बड़ा फॉरबिडन कर्ज है जिसे हम लोग ब्लड पैरासाइट कहते हैं। आप लोग ऐसे मान सकते हैं, जब कोयल अपना अंडा देती है दूसरे कौवे के घोंसले में तो उसके एक अंडे को गिरा देती है, वैसे भी ये कर्ज काम करता है। सेंसेट होता है पूरे 6 साल बाद जहाँ पर वही एल्फ लड़की कह रही थी, अरे एलेक्सर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब चलो खेलना बंद भी करो, चलो हम लोग घर चलते हैं। ये सुनकर एलेक्सर उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है, हाँ एमा, नहीं मैं इसका बच्चा नहीं हो सकता हूँ। ये तो मेरी जानी दुश्मन है। ये वो औरत है जिसने मेरी माँ जैसी डीमन क्वीन को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है। फिर वो बताते हुए कहता है, जब मैं अंडे से पहली बार निकला था तब मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, मेरे आसपास मेरे माँ बाप नहीं थे। तब मैं जब सड़क से गुजर रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमज़ोर समझकर काफ़ी ज़्यादा ही मारने लगे थे। उस समय मैं मरने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन तभी वहां पर डीमन क्वीन आकर मुझे बचा लेती है और कहने लगती है, मैंने आज से पहले तुम जैसे कमजोर डीमन को कभी नहीं देखा है। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? इधर वो बोलने तो कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ये देखकर डीमन क्वीन कहती है, ओह लगता है तुम बातचीत नहीं कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो जल्दी मारे जाओगे, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। फिर वो अपने साथ उसे महल में ले जाती है। कुछ दिनों के बाद वो डीमन किताबें पढ़ने लगता है। यह देखकर तो डीमन क्वीन कहती है, अरे वाह तुम तो पढ़ना लिखना सीख गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम इतनी जल्दी पढ़ना लिखना सीख गए हो। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा अपना नाम नहीं है। जैसे हर एक किताबों के अपने नाम होते हैं उसी तरह मैं भी तुम्हें तुम्हारा नाम देती हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ते हो, वो भी मेडिसिन के बारे में, तो ठीक है मैं तुम्हारा नाम देती हूँ एलेक्सर। ये नाम क्या तुम्हें पसंद आया? फिर वो डीमन खुशी खुशी अपने नाम को दोहराने लगता है। ये देखकर डीमन क्वीन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद जहाँ डीमन क्वीन रात के अंधेरे में चांद को देख रही थी। तभी वो अपने पास उस डेमन को महसूस करके कहती है, मैं तुमसे कितनी बार कहा है रात में जहाँ वहाँ टहलो नहीं, तुम आराम क्यों नहीं करते हो? फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, मेरे पास भी कोई परिवार नहीं है, मुझे नहीं पता आखिरकार मेरे माँ बाप कहाँ पर चले गए या फिर डीमन मुझे अपनी डीमन की तरह क्यों मानते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने अपनी काफ़ी बार कोशिश की अपना खुद का परिवार खड़ा करने का, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। शायद लगता है डीमन क्वीन होने का यही सबसे बड़ा नुकसान है। फिर वो उस डीमन के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, लेकिन जब से ये डीमन मेरी ज़िंदगी में आया है तब से मुझे लग रहा है कि मेरे पास मेरा अपना बच्चा है। हाँ, ये डीमन मेरा अपना बच्चा है। तभी एल्फ कहती है, अरे एलेक्स तुम्हें हो क्या गया है, तुम कहाँ सोच रहे हो? फिर वो कहता है, हाँ ये मेरी इंसानी माँ है जिसने मेरी डीमन क्वीन जैसी माँ को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया और पहला वार भी किया। मैं इसे और उन ऑटो हीरो को मार देना चाहता हूँ जिसने मेरी माँ के साथ ये सब किया।
लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला मेरी माँ को इन्होंने हमेशा के लिए कैद कर लिया है और उसके अंदर से जो क्रिस्टल निकला था उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपनी पावर बढ़ाई है और ज़िंदगी भी। मुझे समझ में नहीं आता है मैं इनके साथ क्या और क्या करूं। तभी एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है और वो बास्केट में अपने लिए ब्रेड ढूंढने लगता है और ब्रेड को देखकर उसके मुंह से पानी निकल रहा था। तभी एल्स कह रही थी, अरे अरे एलेक्स, तुम क्या अब सब्जियां निकाल रहे हो ब्रेड से? ऐसा मत करो, तुम्हें सब्जियां भी खानी चाहिए। तभी एलेक्स अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करता है और उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है, मैं बस मीट ही खाना चाहता हूँ। यह सुनकर एल्स कहती है, ठीक है, तुम अभी छोटे बच्चे हो तो तुम मीट खा सकते हो, तुम उससे जल्दी बड़े हो जाओगे। इधर एलेक्स ब्रेड खाते हुए हमें बता रहा था कि मेरे पास यहाँ पर एक डीमन आई है जिसकी ताकत तो अभी काफ़ी ज़्यादा कम है और मैं इसे नॉर्मल इंसान के ऊपर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस औरत पे इस्तेमाल करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी डीमन आई की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और ये इस्तेमाल होने लगती है और मैं इसे जब चाहे तब मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मुझे लगता है शायद मैं इसका बच्चा हूँ तभी इसका अफेक्शन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अब मैं जब चाहे इसे मैनिपुलेट कर कर इसे मरने का ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है मेरे पिता की तब तो वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि मैं इसे जब भी देखता हूँ तब मेरी डीमन आई कभी भी इसके ऊपर काम ही नहीं करती है। ऊपर से मैं इन्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है इसे अपने बच्चे से कुछ लेना ही देना नहीं है। सेंसेप्ट होता है कुछ दिनों बाद जहाँ पर वो उसी टेम्पल में आया हुआ था जहाँ पर डीमन क्वीन को कैद किया गया था और वो अपनी कुल्हाड़ी को लेते हुए कह रहा था, मैंने सुना है तुमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी बच्चे पैदा करने की, लेकिन तुम बार बार फेल हो रही थी। चलो मैं तुम्हारे इंसानी वारिस होने के नाते तुम्हारे इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दूँ और तुम्हें सचमुच प्रेग्नेंट कर दो। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे बच्चेदानी से बाहर निकाल कर मैं तुम्हारे सामने ही उसे बना कर खाऊंगा, तब मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर एलेक्स डरते हुए कह रहा था, इनके अंदर से जो हीरो का विल पावर निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा ही है, मेरा डीमन आई भी इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं इस आदमी को कैसे हराऊंगा, लेकिन जब भी मैं इस औरत को देखता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं इस आदमी को आराम से ही इसके हाथे मरवा सकता हूँ। फिर वो एल्फ्स कहती है, क्या वो एलेक्स, तुम्हें क्या अपने पापा के पास जाकर खाना है? अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम जा सकते हो। फिर एलेक्स अपने मन ही मन सोचता है, मुझे देखना है जब दो हीरोज एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तब वो एक दूसरे को कितनी बेरहमी से मार सकते हैं। अगर आपको भी देखना है तब देखिए मेरे इस बदले को। सेंसिटिव होता है उस वॉरियर की तरफ जो कि एल्फ से कह रहा था, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, मैंने कोशिश कर ली है लेकिन मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता हूँ। ये सुनकर एल्फ कहती है, लेकिन क्यों तुम्हें तो चाहते थे हमेशा की तरह एक बच्चे को, आखिरकार तुम उससे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? वो तो लड़का भी है, मैं उससे कैसे प्यार जताऊँ? वो तो मुझसे अच्छे से गले भी नहीं मिलता है और तो और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, मेरे सामने हंसता भी नहीं है। अरे क्योंकि तुम उससे दिल खोलकर बात कभी करते ही नहीं हो। अगर तुम अच्छे से बात करो तो वो हर एक चीज करेगा। अरे मैं क्या करूं, मैंने हर एक चीज कोशिश कर ली एक अच्छा पिता बनने का, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। उस दिन मैंने उस बच्चे को देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी वो आंखें इतनी तो खतरनाक कैसे हो सकती है? वो पक्का एक इंसान की आंखें नहीं थी, वो कुछ अलग ही सा था। ये सुनकर एप्स कहती है, तुम बकवास करना बंद करो, वो हमारा बच्चा है। इधर वो फुसफुसाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? उसके ना ही बाल कलर मुझसे मिलते हैं और ना ही उसके चेहरा मुझसे मिलता है। उसकी आंखें तो कुछ अलग सी थी। मुझे तो लगता है वो एक डीमन है। हाँ वो पक्का एक डीमन की आंखें थी। इधर तो एप्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। तभी वो मुड़ते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो एक डीमन का बच्चा है। ये सुनकर तो एप्स अब गुस्से के मारे भड़कते हुए कह रही थी, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं एक डीमन के साथ तुमके ऊपर चीट कर रही हूँ? आखिरकार तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तुम जैसे एक ह्यूमन के साथ शादी की हूँ फिर भी तुम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए हकला रहे हो। मुझे तो लगता है तुम ही यहाँ पर सबसे बड़े डीमन हो। ये बोलकर वो भागते हुए अपने बच्चे के पास जाने लगती है। इधर उसे एलेक्स बीच में ही मिल जाता है और वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मम्मा क्या हुआ? क्या आप पापा से लड़के आए हैं? मुझे लगता है ये सब मेरी गलती है। फिर वो एलेक्स को गले से लगाते हुए कहती है, नहीं एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग अब कमरे में जाकर सोते हैं।
फिर एलेक्स अपनी मम्मी से कह रहा था, मम्मी क्या आप पापा को मेरी वजह से पसंद नहीं करती हैं? ये सब लगता है मेरी गलती है ना? मेरी गलती है ना? तभी एलेक्स उसे शांत करते हुए कह रही थी, एलेक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे प्राउड है कि तुम मेरे बच्चे हो, एक दिन देख लेना तुम्हारे पापा भी तुम्हें समझ जाएंगे। तभी एलेक्स अपना डिमोनिक आई का इस्तेमाल करते हुए कह रहा था, आखिरकार तुम्हारे अंदर का डिजायर क्या है, मुझे बताओ, आखिरकार तुम मेरे पापा के साथ क्या करना चाहती हो? यह सुनकर एल्फ कहती है, मैं तो बस चाहती हूँ कि हम लोग एक हंसी खुशी फैमिली के साथ जिए और वो मुझे औरत की तरह और अपने परिवार की तरह अपनाए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को ग्रांट करता हूँ। धीरे कहकर एलेक्स अपने इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है, इंसानों के ऊपर इल्यूजन तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। तभी हम लोग एल्फ को देखते हैं जिसे उसका पति उसे दिखाई देने लगता है और इल्यूजन में ही उसे ऑर्गेनिज्म आने लगते हैं और वो जो जो से हाफने लगती है। यह सब देखकर एलेक्स कहता है, इंसानों के अंदर हवस बढ़ाना ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुझे लगा नहीं था मेरा डीमन आई इल्यूजन इतना कमाल का है कि इसे ऑर्गेज्म तक आ जाएंगे। मेरा माइंड इल्यूजन टेक्निक सचमुच कमाल का हो चुका है, मुझे थोड़ा और भी इसे इम्प्रूव कर कर उस आदमी पर भी ट्राई करना चाहिए। फिर वो उस बात को याद करने लगता है कि कैसे कैसे उसका पिता समझ चुका है कि वो एक डीमन है। फिर वो भी अपनी माइंड इल्यूजन टेक्निक से ये दिखाने लगता है कि उसका पिता एक दिन उसे आएगा और एलेक्स के ऊपर अटैक कर एलेक्स को मार देगा। लेकिन उसी वक्त एल्फ आकर उसे बचा लेगी और कहने लगेगी, आखिरकार तुम डीमन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने ही बच्चे के ऊपर हथियार उठाने की? तुम्हें क्या जरा सा भी शर्म नहीं आता है? इधर वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, समझने की कोशिश करो, ये हमारा बच्चा नहीं, ये एक डीमन है। फिर एल्फ चिल्लाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद करो। फिर वो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लगती है और वो दोनों आपस में चिल्ला रहे थे कि ये मेरा बच्चा है, नहीं नहीं ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि ये एक डीमन है। तभी एल्फ कहती है, जल्दी करो एलेक्स, यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, एलेक्स जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सेंसिटिव होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर आकर एलेक्स जो जो से हंसते हुए कह रहा था, तुम लोग जैसे कमजोर इंसान, तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम लोग डीमन जैसे ताकतवर जीव को यूं ही ख़त्म कर दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि तुम जैसे पैथेटिक जीव भी यहाँ पर मारे जाओगे। फिर वो अपने मास्टर से कह रहा था, मास्टर आप देखिए मैं आपके इस बदले को कैसे लूँगा। पहले की ज़िंदगी में तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बिल्कुल पावरलेस की तरह, लेकिन फिर भी मैं इस ज़िंदगी में अब ताकतवर बनूंगा और अपना बदला लूँगा। मास्टर आप देखते रहिए मैं कैसे इन सब से एक एक कर बदला लेता हूँ। तभी वहाँ पर हीरो सोसाइटी का वो वॉरियर आ जाता है। इसे देखकर एलेक्स कहता है, अरे वाह, लगता है कोई दोबारा जिंदा बच गया, लगता है तुम दोबारा मेरे साथ फिर फाइट करना चाहते हो, है ना? तभी वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है, बास्टर्ड डीमन, आखिरकार तुमने मेरी वाइफ के साथ किया क्या है? वो मुझ पर अटैक क्यों कर रही है? तुम डीमन के बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से मसल कर रख दूंगा। आखिरकार तुमने मेरे बच्चे के साथ किया क्या है? जल्दी से सच सच बताओ। ये सुनकर तो एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो उसे इसी दांत से खा लिया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि आखिरकार हीरो का बच्चा कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मज़ा आ गया खाकर तो। ये सुनकर तो मास्टर अशोक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कुल्हाड़ी को उठाकर सीधे एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स तुरंत ही नाटक करते हुए कह रहा था, पापा पापा क्या आप मुझे मार देंगे? ये देखकर तो उस मार्शल आर्टिस्ट की कुल्हाड़ी वहीं पर रुक जाती है। तभी उसे याद आने लगता है कि बंदा उससे कह रहा था, आखिरकार तुम अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? एक कोयल माइन में काम करना ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम तो हंटर हुआ करते थे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और तुम अभी भी डीमन को मारकर हमारे देश के लिए मदद कर सकते हो। तभी वो कहता है, नहीं नहीं, डीमन को मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मेरे पास अभी मेरे बच्चे और मेरा परिवार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक भी दिन ना देखूँ। मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक करता है और ये होती है उसकी वाइफ। इसे देखकर तो वो कांपते हुए कहता है, एलिया एलिया तुमने? इधर वो एल्फ जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आखिरकार तुम कैसे बाप हो, अपने बेटे को ही मारना चाहते, तुम्हें क्या जरा सा भी शर्म नहीं आता है? सेंसिटिव होता है एलेक्स की तरफ, जो कि कह रहा था, अभी तो मेरा बदला स्टार्ट हुआ है, आगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सेंसिटिव होता है एलेक्स की तरफ, जो कि चुटकी मारते हुए कह रहा था, तो बताओ आखिरकार तुम्हें अपने पति को मारने के बाद कैसा लग रहा है? इधर तो वो एल्फ गिरते हुए अपने मन ही मन सोच रही थी, मैंने मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से ही अपने अपने पति को मार दिया। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इधर एलेक्स कहता है, हाँ इस आदमी ने सही कहा था,
तुम्हारे पति ने सही कहा था कि तुम मैनिपुलेट की जा रही हो डीमन आई की मदद से, और मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं वो डीमन हूँ जिसे तुम लोगों ने डीमन क्यून की कासल में मासूम समझकर बेरहमी से मार दिया था। यह सुनकर तो एल्फ अपने कानों को बंद कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, नहीं, ये सब इल्यूजन है, ये सब सच नहीं हो सकता है। हाँ, ये सब बिल्कुल सच है। अपनी आंखें खोलो और इस ह्यूमिलेशन को महसूस करो और बताओ, एक डीमन के हाथों मैनिपुलेट होते हुए तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तुम लोगों ने मेरे डीमन क्वीन को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था ना। अब बताओ, दुनिया के सेवियर, माइटी हीरो, तुम तो अब अपने फैमिली को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सुनकर तो एल्फ देख दिखाकर अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ाने लगती है। ये देखकर एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, हाँ, अब बिल्कुल सही हो रहा है, मुझे अपना टेस्ट करना है डीमन आई। आखिरकार मैं डीमन आई कितना ताकतवर है, मैं हर इंसान के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन तभी वो देखता है कि एल्फ अपने गर्दन पर वो तलवार रख के अपनी गर्दन को ही काट लेती है। ये देखकर तो एलेक्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, आखिरकार ये क्या हुआ, इसने सुसाइड कर लिया? क्या मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलत था? नहीं, शायद इसने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से ही मारा है और इसका बच्चा भी डीमन के द्वारा डिवावर कर लिया गया। शायद इसी वजह से इसका जीने की स्पीड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तभी वो उसके सर को उठाकर देखने लगता है। ये देखकर एल्फ उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, बेटे रो मत, तुम्हारी माँ अभी भी यहीं पर है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर एलेक्स अपने मन ही में सोचा था, ये वही कमीने इंसान है जिन्होंने मेरी डीमन के उनको हमेशा के लिए मुझसे अलग कर दिया। तब मुझे जाकर इस तरह का महसूस क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। फिर वो याद करने लगता है जब एमा उसे पहली बार अपने एल्फ विलेज में ले आई थी और कह रही थी, ये जंगल हमारा पहले घर हुआ करता था। लेकिन अचानक ही डीमन ने एल्फ विलेज पर अटैक कर सारे एल्फ्स को मारना शुरू कर दिया। उसी दौरान मेरे माँ बाप भी मारे गए थे और तब से मुझे तुम्हारे पापा ने ही बचाया था, इसलिए वो मेरी जिंदगी बन चुके थे। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने लंबे समय तक जी पाऊंगी। फिर वो अपनी माँ के गिरफ्त के ऊपर फूल रखते हुए कहती है, माँ देखो, मेरे पास भी मेरा परिवार है, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है। अब मुझे लगता है मैं और भी ज़्यादा लंबे समय तक जी पाऊंगी। सेंसेट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर एल्फ कह रही थी, बेटे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं जब तक यहाँ पर रहूंगी तब तक तुम्हें बचाऊंगी, इसलिए किसी से भी डरना मत, मैं हूँ। ये बोलते बोलते वो मर जाती है। इसे देखकर तो एक पल के लिए एलेक्स के भी आंख में आंसू हो जाते हैं। ये देखकर एलेक्स कहता है, आखिरकार ये सब क्या हुआ, मेरे आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? इसने तो मेरी डीमन क्वीन जैसी माँ को इतने तो ह्यूमिलेट कर हमेशा के लिए कैद कर दिया है। ना जाने ये लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं भी इंसान की तरह कमजोर नहीं हो सकता हूँ, मुझे मुझे अपना बदला चाहिए। ये बोलकर वो अपने पीछे से खंजर बाहर निकालते हुए सीधे उस एल्फ के ऊपर मारने लगता है और कहता है, ये वही औरत है जिसने मेरी डीमन क्वीन जैसी माँ के ऊपर पहला अटैक किया था। इसे पहले ही मर जाना चाहिए था और मेरे पर कोई भी इंसानी इमोशन काम नहीं आ सकते, ना ही गुस्सा, ना ही प्यार और ना ही नफरत, मुझे अंदर कुछ नहीं आएगा। ये बोलकर वो उन दोनों को मारकर उनकी बॉडी से क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और कहता है, बस और कुछ ही दिनों की बात है जब मैं अपनी डीमन क्वीन को बचा लूंगा। बस तुम इंतजार करो हीरोज, मैं अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है पूरे 14 साल बाद, जहाँ पर एलेक्स एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था और उसे खटखटा रहा था। तभी पीछे से आवाज आता है, आखिरकार तुम कौन हो? ये सुनकर एलेक्स कहता है, मैं वो इंसान हूँ जो इस एकेडमी में टीचर के पोस्ट पर हायर हुआ है और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलवाया है। ये देखकर गार्ड कहता है, मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड एलेक्स, मेरे खराब बिहेवियर के लिए, लेकिन आप अंदर आ सकते हैं। रॉयल एकेडमी में अंदर आते हुए एलेक्स हमें बता रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार मैं इस रॉयल एकेडमी में टीचर के तौर पर क्यों हायर हुआ हूँ और मैं इस जगह पर कर क्या रहा हूँ। मुझे तो डीमन क्वीन को बचाना चाहिए, लेकिन मैं इस एकेडमी में आया हूँ ये देखने के लिए कि इंसानों के जो फ्यूचर टैलेंट है वो कैसे होते हैं। मैं तो ये भी सुना है कि ये एकेडमी है जो इंसानों को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना देती है। तभी कोई पीछे से हाफते हुए कहता है, आप क्या लॉर्ड एलेक्स हैं? यह सुनकर एलेक्स पीछे मुड़ता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, आपका रॉयल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम इका बिस्मन है और आपसे मुझे मिलकर अच्छा लगा। मैं वो हूँ जिससे प्रिंसिपल ने आपको गेट पर से लाने के लिए भेजा था। लेकिन जब वो एलेक्स की शक्ल को देखती है तो उसे डर भी लगने लगता है और वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा यहाँ पर लेट आने के लिए। मैं क्या करती, बच्चों ने मुझे रोक लिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
उससे इतना ज़्यादा चिंता में देखकर तो एलेक्स हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर आए इसके लिए धन्यवाद। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं आपको पूरी एकेडमी घुमाऊंगी, चलिए आप मेरे साथ। ये सुनकर एलेक्स कहता है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो एकेडमी के अंदर ले जाते हुए कह रही थी, जी हमारा बिल्डिंग हॉल है। तभी एलेक्स अपने मन ही मन सोचा था और कह रहा था, आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिरकार मैंने इन 14 साल में ऐसा क्या किया जिससे मैं सीधे रॉयल एकेडमी में टीचर के पोस्ट पर असाइन हो गया। फिर वो बताता है, उस रात वो दोनों हीरो मारे गए थे और मैंने गांव में ये झूठी खबर फैला दी कि रात में एक बड़ा सा डीमन हमारे घर में अटैक करने के लिए आया था। उसे रोकने के लिए मेरे दोनों माँ बाप चले गए थे और उन्होंने बड़ी मेहनत से उस डीमन को रोका, लेकिन उस दौरान वो लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए और घर आते आते ही मारे गए। ये सोचकर गांव वालों ने उन्हें आग लगाकर जला दिया। फिर मैं इसी तरह गांव में भटकता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ही बहुत सारे नॉवेलिस्ट आए और मुझे अडॉप्ट करने की बातें करने लगे और कुछ नॉवेल ने मुझे अडॉप्ट भी कर लिया। उसके बाद मैं 14 साल आराम से जिया हंसी खुशी और मेरे बहुत सारे कनेक्शन भी बन गए। उसके बाद मैंने ह्यूमन आर्मी में ज्वाइन किया और बहुत सारे ह्यूमंस को देखा आखिरकार वो डीमंस को कैसे हराते हैं। मैंने उनके हर एक टेक्निक और हर एक स्ट्रेटेजीज को अच्छे से गौर किया। उसके बाद मैंने भी अपनी पावर देखा है और बहुत सारे डीमंस को मार दिया। और मैं ये सब बस कर रहा था अपने डीमन क्वीन को बचाने के लिए। उसके उनके लिए मुझे कितने भी डीमंस को मारना पड़े, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। उसी दौरान जब मैं एक डीमंस को मारने जा रहा था, तभी एक डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उसने मेरे स्पेल को तोड़ दिया और मुझ पर अटैक करने के लिए बढ़ा। ये देखकर मैंने भी डीमन आई का इस्तेमाल किया, उसे पूरी तरह से स्टोन में बदल दिया और फिर अपने तलवार को बाहर निकालकर उस डीमन की तरफ बढ़ा। ये देखकर तो डीमन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और कहने लगा, ये तो नामुमकिन है, आखिरकार एक ह्यूमन डीमन आई का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। फिर मैंने आगे बढ़कर उसका भी काम तमाम कर दिया। और इसी तरह कुछ सालों तक ह्यूमन आर्मी में काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बेटर स्ट्रेटेजी अभी भी उतनी ताकतवर नहीं है जैसे उन हीरो का था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, उनका एक एक शॉट स्ट्राइक पूरे एक बीस्ट टाइड और ये मॉन्स्टर टाइड को एक बार में ख़त्म कर सकता था। उनकी ताकत कई गुना ज़्यादा थी मुझसे। फिर मैंने अपनी ताकत को भी बढ़ाने के कई सारे उपाय लगाए और मैंने काफ़ी सारे बुक पढ़े और अपनी ताकत को बढ़ाया। एक दिन मेरी इसी ताकत को देखकर मिलिट्री कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और मेरी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि मुझे मिलिट्री के टॉप पोजीशन पे होना चाहिए और वो मेरे पोजीशन को ही बदल कर सीधे टॉप तक पहुंचा सकते हैं। क्या मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए था? तभी मैं कहता हूँ, नहीं, मैं ये रिवॉर्ड नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि मेरा कुछ और ही प्लान है। जो सुनकर मिलिट्री कमांडर कहते हैं, बताओ तुम्हारी जो भी इच्छा है, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूँगा, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। उसी वक्त मैंने डीमन आई का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मैनिपुलेट किया और कहा, मैं तो बस एक रॉयल एकेडमी का टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और अपने किंगडम के लिए बहुत सारे हीरोज़ को तैयार करूँ, बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह। यह सुनकर कमांडर और विदा का खुश हुए और कहे, ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को ग्रांट करता हूँ और तुम्हें रॉयल एकेडमी के एक टीचर बनाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है परजन की तरफ, जहाँ पर कुछ लड़के एलेक्स को देखकर कहते हैं, अरे देखो, ये क्या कोई हमारा नया टीचर है? हाँ, ये है कौन? तभी कुछ लड़का कहती है, जरा उससे गौर करके देखो, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा यंग भी। इधर एलेक्स कहता है, आप लोगों को क्या लग रहा है मैं इस एकेडमी में पढ़ाने के लिए आया हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पर ब्रेन वॉश करने के लिए आया हूँ फ्यूचर जनरेशन के हीरो का। अगर उनके पास ताकत ही नहीं रहेगा तो वो लोग डीमन का सामना आखिरकार कैसे ही कर पाएंगे। मैं इन सबको इतना तक कमज़ोर कर जाऊंगा कि ये डीमन नाम सुनकर भी डरेंगे। फिर वो अपने डीमन आई का इस्तेमाल करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। तभी एक लड़की भागते हुए कहीं पर जा रही थी, लेकिन वो गलती से एलेक्स से टकरा कर नीचे गिर जाती है। ये देखकर एलेक्स उसे उठाते हुए कहता है, तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? लेकिन जब वो अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर वो देखता है कि एक आग को, उस एनर्जी को महसूस कर तो उसे उस हीरो की याद आती है। इधर वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उठते हुए कह रही थी, धन्यवाद धन्यवाद। फिर वो वहाँ से तुरंत ही निकलने लगती है। इधर एलेक्स लाकी से कहता है, आखिरकार ये लड़की कौन है? ये सुनकर वो कहती है, ओह ये लड़की क्या? ये तो हमारे हीरो सोसाइटी के ग्रेट हीरो के कैप्टन की इकलौती बेटी है, इसका नाम इटालिया है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पर एलेक्स पढ़ा रहा था और कह रहा था, आप लोग में से बहुत सारे लोग अल्केमी के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो लोग गलत जानते होंगे। यह सुनकर सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, अरे यार ये क्या बकबका रहा है, ऊपर से हमारे अल्केमी के पहले सर कहाँ गए? मैंने तो सुना है कि हमारे पहले के सर गायब हो गए हैं यार। तो अल्केमी बस्ट दो चीज़ों को मिलाकर कुछ नया बनाने को नहीं कहते हैं,
बल्कि उसे अपने हिसाब से मैजिक इस्तेमाल करके बनाने को कहते हैं। जब भी हम लोग किसी दो केमिकल को मिलाकर कोई एलेक्सर या फिर पोर्शन बनाते हैं तो उस समय फिर वो हमें बताने लगता है कि द ग्रेट हीरो की इकलौती बेटी। मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली और मुझे पता चला जी हमारे एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लड़की है। ऊपर से इसकी एबिलिटी मार्शल आर्टिस्ट में भी ग्रेट है और लेक्चर में भी ग्रेट है और जी हर एक क्लास को अटेंड करती है। लेकिन उसे मुझे देखकर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेली है, उसके आसपास कोई भी नहीं है उसे संभालने के लिए, या फिर ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि इससे कोई दोस्त ही नहीं बनते हैं। तभी एक बंदा पीछे से कहता है, अरे सर जी आप क्या ही अल्केमी के बारे में पढ़ा रहे हैं, अल्केमी तो बकवास चीज़ है। मैं जो अपने शॉर्ट से काम कर सकता हूँ वो तो अल्केमी से कभी नहीं होने वाला है। ऊपर से पर्सन बनाओ एलेक्सर बनाओ, इसमें रखा ही क्या है। जेसन को एलेक्स कहता है, हाँ अभी तो तुम लोगों ने बस अल्केमी में पोर्शन और एलेक्सर बनाना ही सीखा होगा, लेकिन चलो मैं तुम लोगों को कुछ अलग बताता हूँ। फिर वो एक पेज को फाड़ते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी किसी एलिमेंट के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सुना है? हम लोग अगर उसे चेंज कर दे तो क्या होगा? जी बोलकर वो अपने पेज को काफ़ी ज़्यादा स्टिक कर देता है और बड़ी तेज़ी से अटैक करते हुए पूरे टेबल को ही तोड़ देता है। ये देखकर तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो देखा मैंने बस इस पेज में थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ाई, उसके बाद ये पेपर भी ब्लेड की तरह काम आने लगा। ये तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझाएगा, बस अल्केमी है जिससे तुम लोग समझ सकते हो आखिरकार हम लोग पेपर में किस चीज़ को बूस्ट करेंगे जिससे वो इतना स्ट्रांग बन सकता है। तो बताओ अब तुम्हें अल्केमी पसंद आया फिर या नहीं, या फिर तुम लोगों ने कुछ सीखा या नहीं। ये देखकर तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं वाह कमाल ही हो गया, हम लोगों ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, ये तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। फिर एलेक्स कहता है, ये सब तो बस बेसिक्स है, मैं तो बच्चों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। चलो देखता हूँ मैंने जिसे टारगेट किया था वो खुश हुई कि नहीं। इधर हम लोग इटली को देखते हैं जो कि ये सब देखकर तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। ये देखकर एलेक्स कहता है, अरे यार मेरी कैलकुलेशन में फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई, ये लड़की इतना खुश कैसे है, ये तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की है ना, इसे इस सब के बारे में पहले से पता होना चाहिए था ना। तभी वही बंदा रूठ होते हुए कहता है, अरे सर जी आखिरकार आप ये बेकार से क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे तो ज़रा सा ही पसंद नहीं आया, ये काम तो मैं आसानी से अपने तलवार के साथ कर सकता हूँ, मुझे कुछ और सिखाइए। उसे देखकर एलेक्स अपने मन ही में सोचा था, अबे यार ये कौन कमीना बंदा है जो मेरे इंप्रेशन की वाट लगा रहा है। फिर वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था, तो ठीक है मैं तुम लोग को अल्केमी के गहराई में और ले आता हूँ। फिर वो अपने हाथों में एक टेस्ट ट्यूब को समन करते हुए कह रहा था, तुम आओ, तुम यहाँ पर आओ, जैसे हम लोग के नॉर्मल टीचर कहते हैं ना, आओ बेटे आओ, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बकबक कर रहे हो, लगता है तुम्हें कुछ मैथ के सवाल बनाने देने ही होंगे। वैसे ही वो टीचर उससे कह रहा था, आओ बेटे आओ, अब तुम जल्दी से इस वाटर को ट्रांसफर करके किसी चीज़ में बदल दो। ये सुनकर तो वो बंदा भी एकदम चौड़ में आते हुए कह रहा था, हाँ हाँ सर ये सब तो मैं आराम से कर लूँगा। फिर वो उस वाटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही हीट एनर्जी डालने लगता है और कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, मुझे मेरी एनर्जी को थोड़ा मैनिपुलेट करके इसके अंदर तो डालना है। फिर वो कहता है, सर देखिए मैंने कर दिया, मैंने इस वाटर को पूरी तरह से इवापोरेट कर दिया। जिसको एलेक्स कहता है, अबे गधे तूने किया क्या है, तूने तो बस वाटर को इवापोरेट कर दिया है और भाप बनने के बाद भी तो वो पानी ही है, तूने उसमें कुछ किया थोड़ी ना है। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर जरा सा भी अल्केमी का टैलेंट होगा, लेकिन तू तो सबसे बड़ा कचरा निकला। ये सुनकर तो पूरी क्लास जो से हंसने लगती है। फिर वो बंदा भी वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर एलेक्स कह रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ जिससे तुम अल्केमी में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बन जाओगे। तो ठीक है क्लास, तुम लोग तो उस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही हंस रहे थे। अब मुझे बताओ तुम में से कौन वो बंदा है जो कि इस टेस्ट को देना चाहता है, वो सीधे अपने हाथ को बस खड़े कर दे। इधर एलेक्स अपने मन ही में सोचा था, इंसान बड़े सिंपल लोग होते हैं जो कि टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, कुछ लोग उससे जलते हैं और कुछ लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं, मुझे सब कुछ पता है। फिर वो कहता है, अरे क्या हुआ, तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला है? तो ठीक है मैं ही तुम में से किसी को वॉलंटियर करता हूँ। तो ठीक है इटली, तुम यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर तो इटली घबराते हुए कहती है, सर क्या मैं क्या?
फिर एलेक्स कहता है, हाँ इटली, मैंने सुना है तुम पूरे क्लास में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की हो। क्या मैंने ये गलत सुना है? ये सुनकर तो इटली खड़ी हो जाती है घबराते हुए और सीढ़ियों से होते हुए सीधे एलेक्स के पास जाने लगती है। फिर वो अपने हाथों में मैजिक इकट्ठा कर रिस्टोरेशन मैजिक करने लगती है। ये देखकर एलेक्स अपने मन ही मन कहता है, ये तो हाई लेवल का अल्केमी का स्पेल है। मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगी। लेकिन जब इटली अपने स्पेल फॉर्मेशन से उस बोतल में एनर्जी डाल रही थी, तभी उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही अजीब तरह की आवाज़ें बाहर निकल रही थी। ये देखकर एलेक्स तुरंत ही अपने डिमोनिक आई का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तब उसे पता चलता है जब भी ये मैजिक का इस्तेमाल करती है तब उसके अंदर एक अजीब सा सेंसेशन पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था इटली के मैजिक यूज करने पर उसके लोअर रीजन में अजीब सा सेंसेशन होने लगता है। ये देखकर एलेक्स अपने मन ही में सोच रहा था, इसने पर्सन तो सचमुच कमाल का बनाया है। फिर वो उसे टेस्ट भी करने लगता है और कहता है, देखने से तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लगता है मुझे इसे ट्राई करना ही होगा। फिर वो पूरे पोर्शन को ही टेबल पर डाल देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अर्थ एलिमेंट की जड़ें पेड़ से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर तो सभी बच्चे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, जी क्या किसी तरह का हीलिंग तरह का पोर्शन था क्या? सचमुच कितना ज्यादा कमाल का था, उसने मरे हुए पेड़ को भी कुछ पल के लिए जिंदा कर दिया। ये देखकर तो एलेक्स एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था ये लड़की बस इतनी देर में ही एक हीलिंग तरह का पर्सन बना लेगी। जिस पर्सन को बनाने में नॉर्मल इंसान को करीब 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, इसने अपनी मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे इतनी जल्दी में बदल दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है, जो उसकी इनर बॉडी इतने तक गर्म हो रही है। हाँ पे ठरके हो तुम मुझे सोच रहे हो, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही मैजिक पावर है और ये इसके फैमिली के इनहेरिटेंस से आई है। साथ साथ उसके साथ उसकी एबनॉर्मलिटी भी आ गई है और ये काफ़ी ज़्यादा ही हीटअप हो जाती है अपनी मैजिक को यूज करने के बाद। तब तो मैं इसका काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर लाइका आते हुए कह रही थी, सर एलेक्स आपका क्लास तो सचमुच कमाल का ही था, आपने कल लेक्चर दिया था। जिस सुनकर एलेक्स कहता है, धन्यवाद मिस लाइका, लेकिन मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये सुनकर लाइका कन्फ्यूज होते हुए कहती है, हाँ सर पूछिए। फिर एलेक्स कहता है, मैंने सुना है बहुत सारी रॉयल एकेडमी या फिर एकेडमी में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पेशल टीचर बस कुछ ही बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें स्पेशल क्लास भी देते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग बन पाते हैं। हाँ हाँ सर एलेक्स, मैंने भी एकेडमी में इस तरह के प्रिविलेज के बारे में पहले सुना है। आप अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ बच्चों को हायर करना चाहते हैं, ऐसा है ना? ये सुनकर एलेक्स कहता है, हाँ ऐसा तो है और मैं अब उस बच्चे को कुछ ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ। क्या इस एकेडमी में वैसा होता है? मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर लाइका कहती है, सर होता तो है, लेकिन फिर भी आपको प्रिंसिपल चैम्बर में जाकर कुछ टीचर की अनुमति लेनी होगी और उस बच्चे को सिलेक्ट करना होगा और वो डिसीजन देंगे। रुकिए, क्या कहा आपने? सिलेक्शन मीटिंग होता है, उसके द्वारा मैं चुन सकता हूँ? ये सुनकर लाइका थोड़ी शर्माते हुए कहती है, हाँ हाँ आप चुन सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि आपके लिए वो बच्चा सिलेक्ट हो या फिर ना हो। फिर एलेक्स कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है वो बच्चा मुझे अपना पर्सनल टीचर ना माने, पहले मुझे उससे मनाना होगा तभी मैं उसका पर्सनल टीचर बन सकता हूँ। इधर वो इडली को देखता है जो कि एक प्रोफेसर से बात कर रही थी। ये देखकर वो कहता है, शायद इसके पास पहले से ही पर्सनल टीचर है और वो लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लगता है इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ से काम कर रही है, मुझे भी अपना स्टेप लेना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है रॉयल एकेडमी के गार्डन की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हवा खा रहे थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर इटली आती है और आसपास के बच्चों की भीड़ को देखकर वो शर्मा जाती है। फिर वो मुड़ते हुए कहीं अकेले बेंच को ढूंढने लगती है। तभी वो टीचर एलेक्स को देखती है जो कि अकेले में किसी किताब को पढ़ रहे थे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सीधे टीचर एलेक्स के बगल में बैठ जाती है। फिर टीचर एलेक्स उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर बैठकर कुछ खाते हुए बात कर सकते हैं? जे सुनकर इटली तुरंत उसके पास बैठ जाती है और टीचर एलेक्स को देखने लगती है। इधर टीचर एलेक्स धीरे कर सैंडविच को खा रहा था और कह रहा था, हाँ तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या भूख नहीं लगा है? अगर तुम भी चाहो तो कोई भी सैंडविच को यहाँ से उठाकर खा सकती हो। इधर इटली आसपास देखते हुए कह रही थी, नहीं सर एलेक्स, मुझे लग रहा है आपको ये सैंडविच काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा, क्या ये आपकी वाइफ ने बनाया है? इधर एलेक्स ब्रेड खाते हुए कह रहा था, नहीं मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। ये सुनकर तो वो घबराते हुए कहती है, तो सर एलेक्स क्या आपने इसे बनाया है? ये सुनकर एलेक्स कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैंने इसे बनाया है। ओह तब तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो सकता है, तो मैं क्या एक ले सकती हूँ? फिर एलेक्स कहता है, हाँ ले तो सकती हो। लेकिन जब वो हाथ बढ़ाने लगती है तभी एलेक्स तुरंत ही अपने हाथों से उस सैंडविच को उठाकर
खाने लगता है और कहता है तुम जो भी चाहे इनमें से उठा सकते हो, लेकिन लेकिन अगर तुम मीट वाला सैंडविच उठाओगे तो उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस होगा और तुम जल्दी ही बड़ी हो जाओगी। ये सुनकर वो कहती है अरे आपने तो कहा था कि मैं जो चाहे वो उठा सकती हूँ, तो ठीक है। फिर वो एक सैंडविच को उठाकर धीरे धीरे करके खाने लगती है। तभी एलिस कहता है मैंने देखा था जब भी तुम मैजिक का इस्तेमाल करती हो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाता है और तुम गर्म हो जाती हो। जी बिल्कुल सही है ना। मुझे लगता है शायद ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माना की वजह से हो रहा है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उस माने को अपने अंदर कंट्रोल कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हें यह सब हो रहा है। और लगता नहीं है कि इसका अभी तक इलाज बना हुआ है और ना ही फ्यूचर में इसका इलाज आने वाला है। जय सुनकर इटली काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और डरते हुए कहती है सर क्या आप ये किसी को नहीं बता सकती है? मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अगर आपने ये सबको बता दिया तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा के लिए घर में कैद कर देगी सर, प्लीज़ प्लीज़। फिर एलेक्स खड़ा होते हुए मेल डोमिनेंस दिखाते हुए कह रहा था लेकिन मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इधर इटली कुछ देर तक एलेक्स को इसी तरह घूरती रहती है और उसके सीरियस फेस को देखकर वो कहती है आपने तो कहा था इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? तभी एलेक्स कहता है मैंने कहा था इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं तो इसे पूरी तरह से ख़त्म ही कर सकता हूँ। यह सुनकर इटली रोते हुए कह रही थी मैंने कई बार कोशिश की और अपने आप को रोकने की भी कोशिश की, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। तो फिर सर आप ये कैसे करेंगे? फिर एलेक्स कहता है ओह अगर तुम ये बात जानना चाहती हो तो इलेक्शन मीटिंग में टीचर के तौर पर तुम मुझे चुनना। वैसे भी तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे पापा जिस प्रोफेसर को रिकमेंड करेंगे अगर उसे एक साल में ये बात पता चल गई तो वो पक्का तुम्हारे पिता को बोल देंगे और तुम कभी भी दोबारा हीरो नहीं बन पाओगी। फिर वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है तो ठीक है मैं ये सब तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें डिसाइड करना है तुम अपने इस बीमारी से हमेशा के लिए आज़ादी चाहती हो या फिर इसी की गुलाम बनी रहना चाहती हो। सीन शिफ्ट होता है अरीना की तरफ, जहां पर हर साल की तरह स्पेशल टीचर मीटिंग होने वाला था, जहां पर बच्चे खुद अपने टीचर को अपने से चुन सकते हैं और इस दौरान टीचर अपनी स्पेशल एबिलिटी को दिखाकर बच्चों को बता सकते हैं कैसे वो एक साल रहकर उनके साथ ट्रेनिंग कर कर इस दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो में से एक बन सकते हैं। इधर बहुत सारे बच्चे मंच पर बैठे हुए थे, तभी प्रिंसिपल उन सबके नोट्स को देखते हुए कह रही थी हाँ लगता है इस साल भी हमारे स्कूल में उतना भी ताकतवर जीनियस नहीं आया है। जैसन को वाइस प्रिंसिपल घबराते हुए कहते हैं हाँ मैम, कुछ सालों से हमारे स्कूल में टैलेंट की कमी होती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी प्रिंसिपल मैम एक कागज़ को देखते हुए कह रही थी हाँ ये बच्ची मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, ये तो हमारे ग्रेट हीरोज़ की कैप्टन की बेटी है ना, आखिरकार किन टीचर ने इसे रिकमेंड किया है? तभी वाइस प्रिंसिपल कहता है सर लॉयड ने किया है, जो कि एक फायर शॉटमैन है और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में ऑरा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मिटिमंस और मॉन्स्टर को मार चुके हैं। आप तो उसकी काबिलियत के बारे में जानती ही हैं। इधर प्रिंसिपल मैम उसके रिपोर्ट को देखते हुए कह रही थी ओह इसके फैमिली ने भी उसी बास्टर्ड को रिकमेंड किया है, लेकिन ये दूसरा टीचर कौन है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैम मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, उस समय मैं छुट्टी में था, उसी समय ये ज्वाइन हुआ है, शायद मेरे हिसाब से ये कोई अल्केमिस्ट है और इसका नाम एलेक्स है। इधर एलेक्स एक ढांसू एंट्री करते हुए एक केमिकल को हवा में फैलाता है और वहां से ये सब देखकर प्रिंसिपल कह रही थी ओह ये बनता रिटायर हीरोज का बेटा है। मैं तो सुना है इसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव ये भी है। इसके रिकॉर्ड तो मुझे बता रहे हैं ये बंदा काफ़ी सारे वार में जा चुका है और बहुत सारे मेडल भी जीत चुका है, लेकिन इसका अल्केमी टैलेंट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। और वैसे भी कोई ग्रेट हीरो की बेटी एक अल्केमिस्ट क्यों बनेगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं? तभी वाइस प्रिंसिपल भी उसकी चाटते हुए कह रहा था हाँ प्रिंसिपल मुझे भी लगता है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है शॉर्ट में, मुझे तो लगता है उसे उस बंदे के साथ भेज देना चाहिए, ये बंदा तो उतना स्ट्रांग भी नहीं लग रहा है। ये सब देखकर लॉयड कह रहा था अरे यार क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारे रॉयल एकेडमी का, वैसे भी वो लड़की स्मार्ट है, ताकतवर है, उसे मुझे छोड़ देना यार, मैं उसे काफ़ी अच्छा शॉर्टमैनशिप सिखा सकता हूँ। वैसे भी अगर एकेडमी के ना चाहे तो हम 5-10 टीचर तो वैसे ही उसे रिकमेंड कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तुमने भी उसके अल्केमी में टैलेंट देखा होगा, शायद तो उसके लिए इम्प्रेस हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं यार, 2-3 पत्ती लेकर बात को यहीं पर दफन कर यार, क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? तभी अनाउंसर कहता है
मिस इटली, आप बताइए आखिरकार आप इन दोनों टीचर में से किसे चुनने वाली है? ये सुनकर मिस इटली कुछ देर सोचती है और अपने मन ही मन सोचती है, मुझे मुझे आखिरकार किसे चुनना चाहिए? क्या अपने फैमिली के पसंद को, या फिर जो मुझे ठीक कर सकता है? फिर वो घबराते हुए कहती है, मैं सर एलेक्स को चुनती हूँ। ये देखकर तो लॉयड बेकाबू होते हुए कह रहा था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। आखिरकार इटली, तुमने तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? हमने तो सामने बात भी की थी ना। आखिरकार तुमने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया? वैसे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारी फैमिली ने मुझे चुना है, ऊपर से ग्रेट हीरो से कैप्टन तुम्हारे पिता, उसने खुद आकर मुझसे कहा था कि तुम मेरे बेटे इसको अच्छे से तलवारबाजी सिखाना। फिर वो प्रिंसिपल मैम से भी कहने लगता है, मैम ये सब क्या चल रहा है? आप तो उसके फैमिली रिस्पॉन्स को देख ही सकते हैं, उन्होंने साफ साफ मुझे चुना है। आखिरकार आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? जैसन को प्रिंसिपल मैम कहती है, बात तो है दम में। द ग्रेट हीरोज के कैप्टन ने खुद तुम्हें चुना है उसकी बेटी के लिए, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हें चुनना नहीं चाहती है। तभी वाइस प्रिंसिपल भी कहता है, प्रिंसिपल मैम जरा ध्यान से डिसीजन लीजिएगा, इससे हमारी रॉयल फैमिली का बेइज्जती भी हो सकता है। ये सुनकर प्रिंसिपल कह रही थी, हाँ मुझे पता है, हमारी एकेडमी अभी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में है। ऊपर से द ग्रेट हीरोज की बेटी, उसने कुछ अलग चुना है और उसके पिता ने कुछ अलग चुना है। मुझे भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, आखिरकार मैं क्या चुने मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर एलेक्स अपने मन ही मन सोचा था, मैंने जितना सुना है रॉयल एकेडमी की प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है बच्चों के डिसीजन के बारे में, तो वो मुझे तो रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उसका सोच से मुझे लग रहा है कि वो मुझे रिजेक्ट कर भी सकती है, इसलिए मुझे रिस्क लेते हुए अपने डीमन आई का इस्तेमाल करना ही होगा। तभी प्रिंसिपल कहती है, इस बार का डिसीजन होने वाला है इन दोनों टीचर के बीच का फाइट, ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार इटली को इन दोनों में से कौन पढ़ाएगा। वैसे भी बड़ा दिन हो चुका है जब मैं किसी डुअल को देखी हूँ, अब मुझे दिखाओ आखिरकार तुम लोग कितने तक कैपेबल हो। भाई अचानक इसे इसे क्यों ऑर्गेज्म आने लगा यार? मैंने कोई गलत मानवा तो नहीं पकड़ लिया? तभी एल्स कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी हमारी प्रिंसिपल से, वो पक्का कमाल का डिसीजन लेगी। अभी तक हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि इसका डिसीजन दोनों के मुकाबले से होगा और इस मुकाबले का कुछ रूल्स भी होगा। इसमें किसी भी तरह के हाई क्लास स्पेल का इस्तेमाल नहीं होगा, न ही किसी तरह का फॉरबिडन टेक्निक का भी इस्तेमाल होगा। वैसे भी दोनों तो टीचर्स हैं, तो खुद ही अपने कॉमन सेंस लगाकर इस बैटल को लड़िएगा। तभी वाइस प्रिंसिपल घबराते हुए कहता है, प्रिंसिपल मैम आखिरकार ये अब क्या कर रही हैं? द ग्रेट हीरोज के कैप्टन ने आदेश दिया है, अगर हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारी रॉयल एकेडमी में काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है। हाँ मैं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैं उन्हें एक अच्छा टीचर दूंगी तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो मैं उसे हैंडल आराम से कर लूंगी। सेंसिटिव होता है एलिस की तरफ, जो कि अपने मन ही मन सोचा था, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी मैं इस बैटल में जरा से भी अपनी डीमन आई का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो औरत बस मुझे ही घूरे जा रही है। तभी कोई पीछे से कहता है, अरे एलेक्स मैंने तो सुना है तुम्हारे माँ बाप दोनों हीरोज थे और काफी ज्यादा फेमस थे, लेकिन तेरे बारे में क्या? तो ज्यादा फेमस भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं तो कितने कभी आर्मी में बैटल भी किया है डीमंस के खिलाफ, तो हकीकत तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर एलेक्स कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी आर्मी में था और मैंने भी बहुत सारे डीमंस को मारा है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है, हाँ तो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। तुझे पता है जब मैं बस 13 साल का था तभी ही ह्यूमन फ्रीडम टीम में शामिल हो गया था और मैंने ना जाने अनगिनत डीमन को अपने हाथों से मारा है, इसलिए हो सकता है मैं बैटल में अनकंट्रोल हो जाऊं, इसे थोड़ा संभल के मुझसे लड़ना। जेसन को एलेक्स कहता है, हाँ भाई मुझ पे थोड़ा आराम से ही अटैक करना। ये बोलकर वो एक स्टिक को बाहर निकालते हुए हवा में फेंकता है और कहता है, आपको पता है मैंने अल्केमी क्यों चुनी है? अल्केमी से हम लोग मैजिक, हीलिंग, ऊपर से अपनी बॉडी को भी और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिससे मेरा डीमन आई कई जना सुटेबल है और मैं इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। हाँ माना कि मैं अभी अपने डीमन आई का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये इसके लिए काफ़ी होगा। इधर लॉर्ड हंसते हुए कह रहा था, अबे यार तुम्हारा ये धुआं तो कुछ छुपा नहीं सकता है, मैं तुम पर फाइट डाउन से अटैक करने वाला हूँ। ये सुनकर लॉर्ड तुरंत ही अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर तुरंत ही उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर वाइस प्रिंसिपल भी कह रहे थे, अचानक ये क्या हुआ? ये क्या कोई अल्केमी है? तभी प्रिंसिपल कहती है, नहीं ये कोई अल्केमी नहीं है, बल्कि ये एक मैजिक बेस है। इससे हम लोग माना को एक जगह पर इकट्ठा कर उससे सॉफ्ट वेव निकाल कर अपने अपोनेंट के किसी भी तरह के अटैक को डिस्पेल कर सकते हैं। ये अटैक जितना सिंपल दिखने में लग रहा है उतना ज्यादा इसे सीखने में मुश्किल आती है। ये काफी ज्यादा दिलचस्प अटैक है, इसे पक्का टाइमिंग के साथ अपने अपोनेंट के अटैक पर अटैक करना पड़ता है। सचमुच ये बंदा तो अब मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी लगने लगा है। इधर लॉर्ड कहता है,
ओ एलेक्स, लगता है तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हो। तो ठीक है, एक शॉट मैन के शॉट का सामना करो। ये बोलकर वो अपने शॉट को बाहर निकाल कर सीधे एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है, आखिरकार ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है वो बंदा मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। फिर एलेक्स कहता है, अरे तुम क्या भूल गए, मेरे पिता एक वॉरियर तरह के हीरो थे। इधर तो लॉयड को अब देख कर काफी तक गुस्सा आने लगा था और वो कहता है, अब लगता है मुझे अपने शॉर्ट बैंक के साथ मैजिक भी इस्तेमाल कर इस बास्टर्ड के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन जब वो बेंजी का इस्तेमाल करना शुरू करता है तब अचानक ही देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक फॉल बन क्यों नहीं रहा है, आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या किया। इधर एलेक्स अपने स्टिक को जमीन में ठोकते हुए कहता है, लॉयड, मुझे पता है तुम बस मास्टर हो फायर स्मेल्स में ही, बाकी सब तुम्हें नहीं आता है, इसलिए मैंने शुरुआती मैच में ही अपना जो एलेक्सर उड़ाया था वो सोडियम पेरोक्साइड था, जिससे मैं आराम से ही हवा के ऑक्सीजन के लेवल को और भी तेजी से घटा पाऊँ, जिससे तुम्हारा फायर अटैक मुझे और भी नुकसान ना पहुंचाए। तुम्हें तो पता ही है ना, फायर को जलने के लिए किसी चीज की मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। अब बताओ, तुम क्या इस मैच को कंटिन्यू करने वाले हो या फिर यहीं पर हार मानते हो। जिसम को लॉयड से चिल्लाते हुए कहता है, यू फकिंग बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये करने की कोशिश करने की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर असली पावर क्या होता है। ये बोलकर वो काफी बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है। ये देखकर तो एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, ये साले कमीने इंसान जब हारने लगते हैं तो अपनी औकात पे आ ही जाते हैं। इसने एक हाई क्लास का मैजिक इस्तेमाल किया है, फायर वोल्केनो, जिससे काफी बड़ा फायर अटैक मुझ पर आने वाला है, लेकिन ये मुझ पर ही नहीं आएगा, बाकी पूरे स्टेडियम में फैल जाएगा, जिससे बहुत सारे बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। फिर वो अपने डेवन आई का इस्तेमाल करते हुए 1000 रेड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और बड़ी तेजी से अपने शॉट से बहुत सारे अटैक को कैंसिल आउट करते हुए सीधे अपने स्टूडेंट के पास पहुंचता है और कहता है, ये वाइड एरिया अटैक है जिससे बहुत सारे बच्चे पर नुकसान पहुंच सकती है। मुझे लगता है अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इस ड्यूल में, लेकिन मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूँ, मुझे सबसे पहले अपने स्टूडेंट की जान बचानी चाहिए। फिर वो सीधे एटली के पास ले जाता है और कहता है, तुम क्या ठीक हो। फिर वो अपने शॉट को लॉर्ड की तरफ पुट करते हुए कह रहा था, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम क्या इस बैटल को अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो। सेंसिटिव करता है अगले दिन की तरफ, जहां पर एलेक्स अपने कमरे में चाय पीते हुए मन ही मन सोच रहा था, लगता है मैंने अब बहुत बड़ी गलती कर दी, शो ऑफ के चक्कर में मैंने अपने स्टूडेंट को बता तो दिया, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक डायलॉग याद दिया था जिससे सबकी निगाहें मेरे पर होगी, लेकिन उसमें मैंने 1000 रे आई का इस्तेमाल किया था। वो एक ऐसी आई है जिससे इंसान और डिमन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो बताने लगता है कि और भी सारे आइस होते हैं, जिस तरह होता है चार्म आई, फेयर आई, हिप्नोटाइज आई, ये सब आई बस डीमन ही रखते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इंसान अगर इस आई को देख लेते हैं तो उसे हासिल करने की अपनी बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इन आई को हमेशा की तरह इंसानों ने बैन करके रखा है। इसलिए मुझे थोड़ा डर है, अगर हमारी प्रिंसिपल ने मुझ पर ज्यादा इंटरेस्ट लिया तो शायद मैं पकड़ा सकता हूँ, आखिरकार मैं इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो गया। तभी उसके दरवाजे में खड़खड़ होती है, ये सुनकर वो कहता है, ठीक है, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। तभी इटली धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आती है और कहती है, सर क्या आप अभी खाली हैं, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। फिर वो झुकते हुए कहती है, कल के लिए धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई थी। यह सुनकर एलेक्स कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो मेरा जॉब था, लेकिन फिर भी सर ये सब मेरी गलती थी जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में आए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर एलेक्स खड़ा होते हुए कहता है, अरे यार, मैंने कहा ना ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, और जहां पर तुम्हारी गलती ना हो वहां पर माफी भी मत मांगो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया, अब चलो आप मेरे साथ बैठो। कि सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है, ठीक है सर। फिर एलेक्स उसके रॉयल एकेडमी के सारे रिपोर्ट कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे हर एक रिपोर्ट कार्ड को देख लिया है, तुम तो हर एक फील्ड में बेस्ट हो, तुमने एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार तुमने जितनी बार मैजिक इस्तेमाल किया है, तुमने अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कैसे किया है। कि सुनकर तो बेचारी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है, सर। फिर एलेक्स से घूरते हुए कहता है, देखो मुझे तो सब कुछ पता ही है, अब तुम पैनिक करना बंद भी करो। ये सुनकर वो हकलाते हुए कहती है, पर मैं जब 8 साल की थी तब ये फीलिंग आने लगा था, मैं जब भी अपनी मैजिक का ज्यादा इस्तेमाल करती थी उसमें मुझे इस तरह का फीलिंग आता था, मैं इसे कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश करती थी, लेकिन हाँ वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने इस एकेडमी में आते हुए बहुत बार मैजिक का इस्तेमाल किया था, तुमने ये सब अभी तक मैनेज कैसे किया था। अरे क्या हुआ, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी से मुझे जवाब दो। इधर तो इटली घबराते हुए कह रही थी, मैंने इस फीलिंग को रोकने की अपनी बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं सीधे बाथरूम भागती हूँ
और वहीं पर इसे मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मैं डेस्क के नीचे ही स्टार्ट हो जाती हूँ। मैं बस सोचती रहती थी कि आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर जब उनको पता चलेगा कि मेरी इस तरह की प्रॉब्लम है। लड़कियां और लड़के मुझसे कभी बात भी नहीं करेंगे, इसी वजह से मैं कभी उनसे बात नहीं करती थी। फिर वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मुझे जल्दी इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। फिर वो अगल बगल जाकर अपने कबोर्ड से एक माना क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहता है, ये एक माना रिस्टोर क्रिस्टल है जिसमें तुम अगर जितना ज्यादा माना दोगी वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले हम तुम्हारी माना कैपेबिलिटी को देखेंगे कि तुम्हें कितना ज्यादा माना खर्च करने के बाद इस तरह का फीलिंग आता है। अब शुरू हो जाओ। ये सुनकर तो एडल घबराते हुए कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। ये अगर मैंने इसमें जरूरत से ज्यादा माना दे दिया तो तब क्या होगा। इधर एलेक्स आराम से कहता है, देखो इडली, तुम्हें करना है या फिर नहीं करना है ये तुम पे डिपेंड करता है। वैसे भी मैं तुम्हारे इलाज के बारे में कैसे सोच सकता हूँ अगर मैं इसे देखूंगा ही नहीं अपनी आंखों से। और वैसे भी अगर तुम नहीं करती हो तो याद रखना, तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हीरोइन बनने के सपने भूल ही जाओ। वैसे जब सबको ये बात पता चलेगी तो सब कोई तुम्हें काफी ज्यादा गंदी नजरों से देखेंगे। अब तुम सोचो आखिर तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर इटली घबराते हुए अपनी सारी एनर्जी को उस क्रिस्टल बॉल में डालने लगती है और कुछ ही देर में धीरे धीरे करके क्रिस्टल बॉल का कलर ब्लैक से व्हाइट होने लगता है। ये देखकर एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, मुझे लगा नहीं था इस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा माना पावर होगी। अगर नॉर्मल इंसान भी इस क्रिस्टल बॉल में अपना पूरे दिन का माना डालेगा तो वो बस ग्रे कलर में ही बदलेगा, लेकिन ये दीदी कहकर व्हाइट कलर में बदलने लगा है। सचमुच इस औरत के पास जो माना है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इससे बस ये फायर और वाटर एट्रीब्यूट ही नहीं बल्कि डार्क एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर पाएगी। अगर मैंने इसे अच्छे से सिखाया तो इससे मैं अपना बदला तुम्हारे पिता से आराम से ले पाऊंगा। हीरो सोसाइटी के कैप्टन, तू बस इंतजार कर, मैं तुमसे बदला तुम्हारी बेटी के हाथों से लूंगा। तभी इटली काफी ज्यादा गर्म होने लगती है और उसके नीचे से पानी निकलने लगता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये देखकर एलेक्स तो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, इटली अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, तुम्हें इस फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम पूरे 3 दिन तक इसे कंट्रोल कर पाती हो तभी तुम्हारा इलाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो तुम इस इलाज के बारे में भूल ही जाओ। अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम इसे काबू कर पाती हो या फिर नहीं। इधर इटली साफ साफ कह देती है, लेकिन सर मैं ऐसा कैसे करूंगी, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। फिर एलेक्स कहता है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर तुम इस छोटे मोटे फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाती हो तो आखिरकार तुम डीमन से कैसे लड़ोगी। तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना ही होगा। फिर एलेक्स हमें बताता है, हम लोग जितना ही ज्यादा अपने डिजायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ मेरे पास इसे ठीक करने का एक आसान तरीका है, लेकिन मैं इसे कभी भी वो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इसे खुद पर डिपेंड करवाना चाहता हूँ। इधर हम लोग इटली को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रही थी, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूंगी, नहीं मुझे करना ही होगा। इसी तरह करते करते पूरे एक दिन बीत जाता है और वो दोबारा सोकर उठती है और क्लासरूम में भी उसे उसी तरह का डिजायर महसूस हो रहा था। वो तो अपने अब क्लासमेट से भी नजर नहीं मिला पा रही थी और बार बार उसे वही फीलिंग आ रहा था और वो उसे छूना चाह रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल किए जा रही थी। इसी तरह करते करते पूरा दिन बीत जाता है और वो दोबारा क्लासरूम में बैठ जाती है और अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से डिप्रेस हो रही थी। क्लास में सीन शिफ्ट होता है। क्लास में एक मैम कह रही थी, इटली मुझे पता है तुम इस सवाल को आराम से बना सकती हो, इसलिए आउट स्टेज पर और इस सवाल को सॉल्व करो। इधर इटली जैसे ही खड़ी होती तभी अचानक ही बेहोश हो जाती है और कहती है, पापा पापा। फिर उसे याद आने लगता है कैसे उसने पहली बार मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक पर्सन को बनाया था जिससे उसके पापा काफी तक खुश हुए थे और उसका माथा भी सहलाए थे। ये सब सोचते हुए धीरे धीरे करके वो आंखें खोलती है और कहती है, पापा। तभी एलेक्स उसे कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम ये कभी कर भी पाओगे, लेकिन फाइनली इटली तुमने ये कर दिखाया। तुमने पूरे 3 दिन तक अपने इस डिजायर को कंट्रोल करके रखा। ये सुनकर इटली काफी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर एलेक्स उसके लिए पानी तैयार करते हुए कह रहा था, मुझे पता है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा होगा, लेकिन तुम्हें इसे सहना सीखना होगा। तुम जितना ज्यादा सहोगे इसे तुम उतना ज्यादा स्ट्रांग बनती जाओगी। इटली मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, तो ठीक है अभी तुम आराम करो, हम लोग दूसरे दिन इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। ये सुनकर इटली 2 पानी पी लेती है और कहती है, सर मेरा एक सवाल था, क्या मैं अपने इस डिजायर को अब बाहर निकाल सकती हूँ। यह सुनकर एलेक्स कहता है, हाँ अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो।
लेकिन याद रखना कल तुम्हें फिर से उसी जगह पर उसी वक्त आना है। तभी वो अपने डीमन आई का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अब इटली मुझे बताओ आखिर तुम्हारा असली डिजायर क्या है। इधर इटली बताते हुए कहती है, मुझे मुझे ये सब बोलते बोलते उसे ऑर्गेजम आने लगता है और वो काफी देर हाफने लगती है और कुछ ही देर के बाद शांत बैठ जाती है। इधर एलेक्स एक डेविल स्माइल लेते हुए कह रहा था, इस बीच मैंने इटली को एक टाइम क्लॉक भी दिया है जिससे वो मैनेज कर पाए। उसमें मैंने अपने सैंड को भी डाल दिया है जिससे वो बार बार मेरी यादों में खो जाए। सीन शिफ्ट होता है पूरे 5 दिनों बाद, जहाँ पर इटली अपने मन ही मन सोच रही थी, आज पूरे 5 दिन हो गए हैं और मैंने अपने सेक्सुअल डिजायर को बड़ी आसानी से कंट्रोल करके रखा है। लगता है मेरे सर के इंस्ट्रक्टर अब धीरे धीरे कर काम आने लगे हैं। लेकिन जब मैं अपने इस प्लेजर को बाहर निकालती हूँ तो पहले से भी ज़्यादा निकलता है। और मैंने जब पहली बार स्कूल में किया था तब तो मुझे काफ़ी देर मज़ा आया था। अब मुझे बार बार मन करता है मैं स्कूल में ही इसे एंजॉय करूँ। क्या सर मुझे ये करने की अनुमति देंगे। सीन शिफ्ट होता है रेस्ट रूम की तरफ, जहाँ पर इटली काफ़ी देर मज़े करते हुए कह रही थी, सर सर मुझे आपके हाथ की भी ज़रूरत है। प्लीज़ क्या आप मुझे अपने हाथ का इस्तेमाल करना दे सकते हैं। इधर वो उसके हाथ को चाटते हुए कह रही थी, अब मुझे पहले से भी काफी देर मजा आने लगा है। ये देखकर एलेक्स कह रहा था, द ग्रेट हीरोज के कैप्टन की एकलौती बेटी अब पूरी तरह से ही करप्ट हो चुकी है, अब वो मेरी हो चुकी है। सेंसिटिव होता है एलेक्स की तरफ, जो कि अपने हाथों को धोते हुए सोच रहा था, याह कितना ज्यादा पैथेटिक था। आखिरकार एक इंसान की सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है। एक पल के लिए ये मुझे भी महसूस होने लगा था। हाँ एलेक्स, तू आखिरकार ये सब क्या है सोचता जा रहा है। वैसे भी तूने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, तो आखिरकार इस लड़की में ऐसा क्या ही खास बात है जो तू भी इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने लगा। हाँ मैं भी बेकार में सोच रहा हूँ। तभी उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही अजीब से ख्याल आने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। अगली बार से मैं कभी भी किसी इंसान के सेक्सुअल फीलिंग में तो कभी इंटरफेयर करूंगा नहीं। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो तोते पीछे मुड़ता है। इधर इटली कह रही थी, मुझे मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो बंदा उसे घूरते हुए कह रहा था, वाह तुम तो कितनी हॉट मॉल हो, मुझे मुझे इसके साथ खेलना है। ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके कपड़े को फाड़ देता है। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और सोचता है, आखिरकार ये एक बंदा क्या किसी चार्म एनर्जी के अंदर है, जहां पर तो मुझे कोई भी डिमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा तो नहीं। तभी वो बंदा हमारे एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है, ये औरत बस मेरी है। इधर एलेक्स बड़े गुस्से में कहता है, किसने कहा ये औरत तुम्हारी है, ये औरत हमेशा से मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। तभी वो बंदा एलेक्स के अंदर से निकलने वाले प्रेशर से काफी डर जाता है और वहां से भागते हुए कहता है, मुझे मुझे माफ करना। फिर एलेक्स इटली की तरफ मुड़ता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो मेरे साथ। सिंसिट होता है उसके कमरे में, जहां पर वो कह रहा था, आखिरकार तुमने उसके ऊपर किस तरह का मैजिक किया था, तुम्हें कुछ पता है। ये सुनकर इटली कहती है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैंने किसी तरह का मैजिक इस्तेमाल ही नहीं किया था। ओह तो मुझे बताओ आखिरकार वो बच्चा तुम्हारी तरफ इतने ज्यादा आकर्षित कैसे हो रहा था, क्या तुमने कुछ और किया था। जेसन को इटली शर्माते हुए कहने लगती है, मैंने कहा ना मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। मैं जब छोटी बच्ची थी तभी से सारे लड़के मुझ पर ही आकर्षित होने लगे थे। जब मैं 8 साल की थी तब मैं उसमें मेरी काफ़ी एक अच्छी दोस्त थी, मैं उसके साथ हर जगह पर खेला करती थी। लेकिन जब मैं उसके एक दिन घर गई थी तब अचानक ही उसके पिता मेरे पर झपट पड़े थे और मेरे कपड़े फाड़ने लगे थे। उसमें उसकी बेटी ने यह सब देख लिया था और वो चिल्लाने लगी थी। तभी उसकी माँ आई थी और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी और इसी वजह उन दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर जब वो मुझसे दोबारा मिलने के लिए आए तो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगी और कहने लगी, उनके माता पिता का डिवोर्स बस मेरी वजह से हुआ है और मैंने ही उसके पिता को सेड्यूस किया है। मैं तो उसमें काफ़ी छोटी बच्ची थी, मैं ये सब कैसे जानती हूँ, आप तो समझ रहे हैं ना। ये सुनकर एलेक्स कहता है, जी बिल्कुल सेम है मेरी डीमन क्वीन की तरह, क्योंकि एक बच्ची जो डीमन क्वीन बनने के लिए पैदा हुई थी उसने न जाने कितने सारे डीमंस और इंसानों को मारा था अपने हाथों। वो जब रात आती थी तो वो ऑटो कंट्रोल हो जाती थी, इसलिए मुझसे हर बार कहते थे कि रात में उससे नहीं मिलने को, लेकिन वो जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा स्माइल करती रहती थी। इधर इटली टेबल पे जोर से हाथ पटकते हुए कह रही थी, हाँ न जाने कितने सारे लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत करना चाहा, लेकिन मैं फिर भी अभी तक वर्जिन हूँ। ये सुनकर एलेक्स कहता है, हाँ तो तुम वर्जिन हो, इससे क्या। ये सुनकर वो शर्माते हुए कहती है, आपने ही तो कहा था उस समय जब उस लड़के ने मेरे को छूना चाहा था कि ये लड़की बस मेरी है। तभी एलेक्स कहता है, अरे नहीं, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय तुम मेरे लिए सैंपल के तौर पर काफी ज्यादा खास थी और कुछ भी नहीं। ये सुनकर वो शर्माने लगती है और कहती है, खास।
इधर एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार आखिरकार ये लड़की सोच क्या रही है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके चार्म को कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंसा सकता है। लड़के और साथ साथ टीचर भी इसके ऊपर डोरे डालेंगे। आखिरकार मैं इसके सेक्सुअल इंटेंशन को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तभी इटली कहती है, मैंने सुना है मेरे पेरेंट्स की तरह आपके भी पेरेंट्स हीरो है ना। इधर एलेक्स बड़े आराम से चाय पीते हुए कह रहा था, हाँ हीरो तो हैं, लेकिन अचानक ही एक रात गायब हो गए। उसमें मैं अनाथ हो चुका था, तो गांव वालों ने मुझे एक नोबल फैमिली को सौंप दिया और उनके पास कोई ग्रैंडसन नहीं था, मैं उनका इकलौता ग्रैंडसन था। लेकिन कुछ सालों के बाद वो लोग भी मर गए, फिर भी उनकी यादों को मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया था। फिर इटली कहती है, मतलब कि अभी आपके पास कोई भी अपना कहने के लिए परिवार नहीं है ना। इसम को एलेक्स कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खास है, लेकिन मुझसे उतना ही दूर है। मैं उसे पाना तो चाहता हूँ, लेकिन हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएगी। तभी इटली कहती है, तो क्यों ना आप उसे हमेशा के लिए भूल कर मुझे अपना लें। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। ये सुनकर तो एलेक्स को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना चारों ओर ऑरा फैलाने लगता है और कहता है, इटली तुम अपनी हद से काफ़ी ज़्यादा ही बाहर चली गई हो। ये सुनकर तो इटली अपने कपड़े खोलकर दिखाने लगती है और कहती है, प्लीज मेरे सब कुछ ले लो, लेकिन तुम बस मेरे बन जाओ प्लीज। इधर तो एलेक्स गुस्से में आकर इटली को गले से उठाते हुए कह रहा था, इटली तुम अपने हद में रहो, हद से बढ़ने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर अभी हद से ज्यादा बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर एलेक्स अल्केमी का क्लास ले रहा था और कह रहा था, आज हम लोग कटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो अपने मन ही में सोच रहा था, व्हाट द हेल, आखिरकार मैंने कल उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं। अगर मैं कर देता तो मेरा प्लान जैसे मैंने सोचा था वैसा ही चलता, लेकिन उस बीच ने आखिरकार कहा कैसे कि वो मेरे डिमन क्वीन की जगह पर ले सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उस समय तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था मैं उसे वहीं पर मसल कर मार दूँ, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया। मुझे मेरे इमोशन पर अभी थोड़ा और कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मुझे अभी उस लड़की की ज़रूरत है। सेंसिप्ट होता है क्लास के बाहर, जहाँ पर इटली एलेक्स के पीछे भागते हुए कह रही थी, सर एलेक्स जैसा रुकिए ना, मैं कल के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जब वो डिज़ायर मेरे पर पूरा हावी हो जाता है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जैसुन को एलेक्स कहता है, ओह इसके ऊपर जब डिज़ायर आता है तो ये पूरी तरह से बेकाबू ढंग से बिहेव करने लगती है और उसे याद भी कुछ भी नहीं रहता है। फिर वो हाथ झाड़ते हुए कह रहा था, अरे तुम माफ़ी किस बात की मांग रही हो, कल तो कुछ भी इतना खास नहीं हुआ था। और हाँ, स्पेशल क्लास के लिए आज शाम आना मत भूलना। इधर इटली मायूस होते हुए कहती है, मुझे पता है जब मेरा चार्म पूरी तरह से हावी हो जाता है तो मैं अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। इसकी वजह से सब लोग मुझसे नफरत करते हैं और कोई भी मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता है। लेकिन आपने मुझसे अच्छे से बात किया और अच्छे से ट्रीट भी किया। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ भी ठेस पहुँचे। प्लीज़ अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे आप पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ छोड़ के नहीं जाइएगा। आप मेरे इकलौते सपोर्ट हैं। तभी एलेक्स अपने मन ही मन सोचा था, ये बात बढ़ते वक्त डीमन क्यों ने भी मुझसे कही थी कि वो इकलौता फैमिली मेम्बर है मेरा और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। इधर इटली कह रही थी, सर आप ही हैं जो मेरे एकेडमी में इतने ज़्यादा ख्याल रखते हैं और आपने ही मेरे इस बीमारी को समझा और मुझसे अच्छे से बिहेव किया और आप मेरी मदद कर रहे हैं इसे ठीक करने में। सर प्लीज़, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तभी एलेक्स कहता है, इटली तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम स्पेशल क्लास के लिए आफ्टरनून में आ सकती हो, तो इतना तब मत सुनो। ये सुनकर तो इटली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तो ठीक है सर, हम लोग आफ्टरनून में मिलते हैं। इधर एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, ये बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने बिल्कुल सही लड़की को चुना था। ये पूरी तरह से मेरे पर डिपेंड करने लगी है, अब मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और यह सब बस मैं अपनी डीमन क्वीन को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है पूरे 1 महीने बाद, जहाँ पर इटली अपना काफ़ी ज़्यादा माना उस क्रिस्टल बॉल में डाल रही थी, जिससे क्रिस्टल बॉल पूरी तरह से ही सफ़ेद हो गया था। यह देखकर एलेक्स कह रहा था, हाँ इटली तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम इस माना क्रिस्टल बॉल को तोड़ दो, अपनी एनर्जी सारा इसमें डाल दो। इधर इटली अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा क्रिस्टल बॉल टूट जाता है। इटली खुश होकर एलेक्स को देख रही थी। एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, इसने फाइनली कर दिया, मुझे विश्वास
पास नहीं है। इसने एक फर्स्ट क्लास के मानव एब्जॉर्प्शन क्रिस्टल को इतनी जल्दी तोड़ दिया। नॉर्मल इंसान को जहां पर 1 साल कभी ज़्यादा वक्त लगता है इसे पूरी तरह से भरने में, और इसने ट्रेनिंग के दौरान ही अपने डिज़ायर को कंट्रोल करते हुए इसे पूरी तरह से भर दिया। इसके अंदर तो सचमुच गजब की पोटेंशियल है। अगर मैंने इसके पूरे पोटेंशियल को 1 साल नहीं आधे साल के लिए भी ट्रेन किया तब तो ये द ग्रेट 8 हीरोज से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। मुझे लगा नहीं था इसके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि ये अपने बाप से भी ज़्यादा ताकतवर निकलेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अपने डिज़ायर को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे पा रही है। क्या ये उसे बार बार दबाने की कोशिश कर रही है? दबाने से इसका डिज़ायर एक बार में काफ़ी ज़्यादा ही बाहर निकलेगा, जिससे वो खुद ही बेकाबू भी हो सकती है। इधर इटली एक्साइटेड होते हुए कह रहे थे, सर एलेक्स बताइए ना मैंने कैसा किया। यह सुनकर एलेक्स उसे पेट करते हुए कह रहा था, इटली तुमने सचमुच कमाल ही कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतना माहिर बन जाओगे इसमें तो। ये सुनकर इटली खुश होते हुए कह रही थी, सर इतना ही नहीं, मैंने 1 महीने में पूरे 10 दिन तक अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना सीख लिया। मैं इसे अच्छी तरीके से काबू कर पा रही हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से फाइन हूँ, इसलिए मुझे आपसे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। यह सुनकर एलेक्स कहता है, हाँ मांगो, तुम रिवॉर्ड के तौर पर मेरा हाथ चाहती हो ना, तुम मेरा हाथ जब भी मांगोगे मैं तुम्हें आराम से दे दूंगा। यह सुनकर इटली थोड़ा शर्माते हुए कह रही थी, सर इस बार आपके पैट करने या फिर हाथ से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ज़्यादा ही चाहिए, इससे कुछ ज़्यादा। यह सुनकर एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है वो वक्त आ गया है जब मुझे इसे पूरी तरह से डिवावर करना पड़ेगा। फिर वो कहता है, इटली मुझे लगता है क्यों ना हम लोग बाहर चलें अपने डेट के लिए। सीन शिफ्ट होता है रॉयल एकेडमी के मार्केट की तरफ, जहां पर इटली और एलेक्स डेट में आए थे। तभी एलेक्स आसपास की चीज़ों को देखते हुए कह रहा था, जहां पर क्या कोई त्यौहार है। जैसे उनको इटली कहती है, हाँ एम्पायर में त्यौहार ही है 12 डेमन क्वीन के मरने का। आपको पता है मेरे पिता ने और हीरोज ने 13 डेमन क्वीन को मारा था। उससे पहले भी 12 डेमन क्वींस आ चुकी थी जो हमारे पूरे धरती को बर्बाद कर चुकी थी। और आपको पता है फ्यूचर में भी एक डेमन क्वीन आएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी, लेकिन उसे आने में करीब 180 साल लगेगा। फिर एलेक्स हमें बताता है, हाँ ऐसा होता, लेकिन अगर डेमन क्वीन मारे जाती तब। लेकिन इस बार डेमन क्वीन को पूरी तरह से सील किया है द ग्रेट हीरोज की टीम ने, जिसकी वजह से डेमन क्वीन दोबारा इस दुनिया में जन्म ले ही नहीं पाएगी। हर बार जब डेमन क्वीन जन्म लेती थी तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होती थी, जिसकी वजह से इस बार की डेमन क्वीन पूरी तरह से इमॉर्टल है और उसके पास काफ़ी सारी पावर्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। जिससे हीरोज़ की पार्टी ने पूरी तरह से ही बर्बाद करते हुए उसे एक चेन में निपटते हुए एक क्रिस्टल में बदल दिया और सारे क्रिस्टल को अपने अंदर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा और पूरी दुनिया में ये अफवाह फैला दिया कि डेमन क्वीन फिर से मारी जा चुकी है। इधर इटली एलेक्स को कुछ सोचता हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ एलेक्स? इधर एलेक्स कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। जो सुनकर इटली तुरंत ही एलेक्स का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो कैंडी खाते हैं। फिर वो एक कैंडी शॉप से कैंडी लेने लगती है और बहुत सारे खिलौने के शॉप से टॉयज भी खरीदती है। फिर वो लोग धीरे धीरे कर मार्केट में इसी तरह घूम रहे थे। तभी एलेक्स कहता है, उस दिन के लिए मुझे माफ़ करना, उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जैसे उनको इटली उसका हाथ टाइट से पकड़ते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कुछ भी चलेगा। लेकिन तभी इटली के ऊपर अटैक होता है, जिसे देखकर एलेक्स तो से डिफेंड करता है और कहता है, कौन हो तुम लोग, बाहर आओ। इधर बहुत सारे हुडी वाले इंसान थे। इसे देखकर एलेक्स थोड़े इटली को पीछे करता है। तभी वो लोग कहते हैं, इटली को मुझे सौंप दो, क्योंकि इसके पिता ने हमारे पूरे वैम्पायर क्लैन को तहस-नहस कर दिया है। हम उसका बदला इसकी बेटी को मार कर लेंगे। यह सुनकर एलेक्स कहता है, नहीं ऐसा तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर वो वैम्पायर क्लैन कहता है, सबको सीधे मिलकर इस बंदे के ऊपर अटैक करो। यह सुनते ही एलेक्स तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर वैम्पायर लॉर्ड जल्दी से उस अटैक को रोकता है। तभी उसके पीछे से उसके साथी सीधे एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स कहता है, ये तो वैम्पायर का स्पेशल मैजिक है ना, जिससे हमारे अंदर का ब्लड तब तक बाहर निकलता रहेगा जब तक हम लोग वैम्पायर के क्लोज आएंगे। ये तो काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम वाली बात है। ये देखकर तो एक पल के लिए इटली भी डर जाती है और कहती है, सर एलेक्स ये बुलेट की चीज क्या है? ये सुनकर एलेक्स कहता है, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इटली क्या तुम कुछ पल के लिए इन सबको रोक सकती हो? मैं तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। यह सुनकर इटली अपनी मैजिक को एक जगह पर इकट्ठा करने लगती है और बहुत ज्यादा ही माना का इस्तेमाल करते हुए एक हाई क्लास का स्पेल कास्ट करती है, चेन ऑफ जजमेंट। फिर वो पूरे स्पेल को कंट्रोल करते हुए सीधे उन सब पर अटैक कर देती है
और कहती है कोई भी मेरे सर एलेक्स को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पूरी तरह से मार डालूंगी। इधर वो एम्पायर लॉर्ड काफी ज्यादा तड़पने लगता है और कहता है ये किस तरह की डिवाइन एनर्जी है। तभी उसके ऊपर जजमेंट एनर्जी गिरने लगती है जिससे वो जलने लगता है। ये देखकर वो कहता है तो ये पावर है द ग्रेट हीरो उसके कैप्टन की बेटी का, मुझे इसे आज किसी भी हालत में मारना ही पड़ेगा। अगर ये जिंदा रही तब ये हमारे वेम्पायर क्लैन के लिए काफी बड़ा खतरा बनी रहेगी। तभी वो अटैक करने के लिए जैसे बढ़ता है लेकिन एलेक्स उसके बीच में आते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम जैसे छोटे मोटे डीमन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आराम से हरा दोगे। फिर वो अपने डीमन आई का इस्तेमाल करता है और कहता है मैंने बहुत सारे हाई क्लास के डीमन को अपने हाथों से मारा है, मुझे तो धन्यवाद करना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अब मुझे जरा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वैसे तुमने तो मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और तुम्हारे साथ लड़ने में भी मुझे काफ़ी देर मज़ा आया। ठीक है, तुम अब आराम से मर सकते हो। इधर वैम्पायर लॉर्ड अपने मन ही मन सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान के पास डीमन आई कैसे हो सकता है। फिर वो इटली के पास जाता है और कहता है तुम क्या ठीक हो, कहीं कहीं चोट तो नहीं आई। इधर इटली बुरी तरह से बेकाबू होते हुए कह रही थी सर एलेक्स मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सर एलेक्स मुझे चाहिए प्लीज सर एलेक्स मेरी मदद कीजिए, मैंने कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कांट हो रहा था। इधर एलेक्स अपने मनी मन सोच रहा था डीमन क्यों जिसने डीमंस को बचाने के लिए खुद जाकर इंसानों पर अटैक किया। उसी वक्त उसे एक बच्चा रोते हुए दिखा। यह देखकर वो उसे उठा लेती है और कहती है ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है, मुझे भी माँ बनने का शौक था। लेकिन फिर वो उस बच्चे को देखती है जो कि उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा था, जिस देखकर वो उसे आग में जला देती है और कहती है मैं इसे रख नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी भर ही अकेली रहूँगी। आखिरकार मैं डीमन क्वीन बनी तो बनी ही क्यों। ये सब देखकर एलेक्स अपने डीमन क्वीन को बचाने के लिए जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एलेक्स सीधे इटली पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी वो अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करता है और नाइटमेयर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके सपनों में जाने लगता है और कहता है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लोग उसके पास्ट की मेमोरीज को पढ़ सकते हैं। फिर वो उसकी बचपन की यादों में जाता है। ये देखकर इटली घबराते हुए कहती है आखिरकार आप कौन हैं। इधर एलिस उसे कंफर्ट करते हुए कहता है चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या पापा ने। हाँ पापा ने, मुझे जानना है आखिरकार तुम्हारा पास्ट कैसा गया था। यह सुनकर वो कहने लगती है मेरा पास्ट तो बहुत अच्छा गया था। मेरे पूरे 50 भाई बहन थे जो हम लोग के साथ ही रहते थे, लेकिन एक दिन पापा ने उन सबको बांट दिया। जिसके अंदर मम्मी का खून ज़्यादा होता था उसको अलग कर देते थे और जिनके पास पापा का खून ज़्यादा था उनको अलग कर देते थे। फिर वो उस फैकल्टी में हमें काफ़ी कुछ पढ़ाते थे मैजिक के बारे में। मैंने भी उस समय काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जब भी मैं कुछ अच्छा करती थी तो पापा मुझे खुद आकर काफ़ी ज़्यादा ही पैट करते थे। धीरे धीरे कहकर हमारा ट्रेनिंग चलता रहा और धीरे धीरे कहकर मेरे भाई बहन भी यहाँ से गायब होने लगे। उसके बाद मैंने जब पापा से पूछा तो वो कहने लगे कि उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो इसलिए उन्हें ग्रेनी के पास छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो उनसे दोबारा फ्यूचर में मिल सकती है अगर वो स्ट्रांग बनेगी तो। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और बहुत कुछ सीखने लगी। इधर एलेक्स अपने मन ही मन सोच रहा था आखिरकार ये लड़की किस माहौल में बड़ी हुई है। तभी छोटी इटली कहती है लेकिन एक दिन कुछ लोग कहने लगे हमारा इस एक्सपेरिमेंट का इन्फॉर्मेशन बाकियों को पता चल गया है, इसलिए हमारे लॉर्ड ने कहा है हमें बस एक ही बच्ची को चुनना है आगे के लिए। उस दिन मुझे चुना गया और मेरे दूसरे भाई बहनों को हमेशा के लिए एक वाइट रूम में बंद कर दिया गया। जब मैं अपने पापा से पूछती थी कि मेरे भाई बहन कहाँ पर हैं तो वो कहते थे चिंता मत करो, तुम जब बड़ी हो जाओगी और ताकतवर हो जाओगी दोबारा उन सबसे तुम पक्का मिल जाओगी। वैसे इटली याद रखना तुम्हें इस बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना है कि तुम्हारे पहले कितने भाई बहन हुआ करते थे। अगर तुमने कभी भी इस प्रॉमिस को तोड़ा तुम भी अपने भाई बहनों के पास पहुंच जाओगी। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है हाँ पापा। यह सुनकर एलेक्स अपने मन ही मन सोचा था इस लड़की का तो पहले से ही ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उसने सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बस इटली को ही जिंदा छोड़ा है। फिर वो कहती है मेरा ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गया और मैं स्कूल जाने लगी। वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद मैंने जो उस फैकल्टी में सीखा था उस सारा एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ में करने लगी और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे भी मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे और टीचर भी मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक ही एक दिन मेरा डिज़ायर बढ़ने लगा
और बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करने लगा। तब से मैं अकेली रहने लगी और हमेशा की तरह अकेली ही रहने लगी। मेरे को कोई भी देखने वाला नहीं था, कोई भी बात करने वाला नहीं था, मुझसे कुछ भी कोई पूछता नहीं था। ये बोलकर वो रोने लगती है। तभी एलेक्स उसे आकर गले लगा लेता है और कहता है, इटली चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। सीन शिफ्ट होता है द ग्रेट हीरो के कैप्टन के मैंशन की तरफ, जहाँ पर वो कह रहा था, ओह तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने डीमन आई को देखा है। ये सुनकर लॉर्ड कहता है, हाँ मैंने 1000 रे आई का देखा है, जो बंदा मेटल में इस्तेमाल कर रहा था। एलेक्स एलेक्स के पास पक्का डीमन आई है। ये सुनकर हीरो को कैप्टन कहता है, क्या बोल रहे हो तुमने सचमुच डीमन आई को देखा था या फिर तुम हार का कोई बहाना बना रहे हो। इधर लॉर्ड घबराते हुए कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको भी नहीं लगता है वो बंदा कुछ ज़्यादा ही अजीब है। जब वो अपने हीरो के माँ बाप के पास रहता था तो अचानक ही उसके माँ बाप गायब हो गए। तभी ग्रेट हीरो को कैप्टन कहता है, हाँ मैंने तो ये भी सुना है वो वॉरियर बंदा, उसके जो दादा दादी थे उन्होंने ही उसे अडॉप्ट किया था और उसे अच्छी परवरिश दी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी वो बंदा की पेरेंट्स कभी भी नहीं मानते थे कि वो कभी एल्फ के साथ शादी करेगा। नहीं नहीं नहीं, एक और अजीब बात है। आपको याद है जिस नॉल फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, उसके ग्रैंड पेरेंट भी उसके छोड़ते ही मारे गए थे। ये सब अननेचुरल नहीं लग रहा है आपको? मुझे तो इन सब बातों में काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलरिटी महसूस हो रही है। क्या होगा वो बंदा सचमुच एक डीमन निकला तब? इधर कैप्टन कुछ देर सोचते हुए कहता है, तुम्हारे बात में कुछ तो पॉइंट है, मैं मानता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है मैंने मेरी बेटी इटली तुम पर क्यों सौंपी थी? क्योंकि तुम उसके ऊपर निगरानी रख सको और मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकूँ। लेकिन लगता है तुमसे ये छोटा मोटा काम भी नहीं होता है। अब कुछ इंसेक्ट मेरे प्रीशियस फिशेस के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। एलेक्स, डीमन आई, मैंने तो डीमन आई के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि वो पास्ट के मेमोरी को भी अच्छे से दिखा सकता है। वो बंदा मेरे काफी तक काम का आ सकता है। चलो तब मिलते हैं उस एलेक्स से। तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग 600-700 लाइक कर देते हैं तो मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में। लेकिन अगर आपको मेरे पास्ट के कोई भी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मैं कौन सा मेरा पुराना सीरीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा।